हमारा संविधान कॉलोनियल कानूनों का डॉक्यूमेंट है क्या? यह जो सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे प्रावधान हैं जो स्टेट को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से डायरेक्टिव्स के रूप में मौजूद है। इन प्रावधानों के बाद भी भारतीय संविधान का जो लीगल फ्रेमवर्क है वह कॉलोनियल कानूनों और संस्थाओं पर आधारित है। यह सवाल यदि संविधान को देखें तो इसका क्या उत्तर हमारे सामने आता है कि हमारा संविधान कॉलोनियल कानूनों और संस्थाओं पर आधारित है या नहीं है। तो देखिए कि ब्रिटिश संसद ने जो कानून बनाए, भारतीय संविधान का मोर देन 70% हिस्सा डायरेक्ट हमने उससे लिया है। और ब्रिटिश संसद ने जो 1935 का एक्ट बनाया था, जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, क्या उद्देश्य था? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के लिए वह डिजाइन किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिस एक्ट से हमने अपने संविधान में हूबहू एकदम एज इट, बिना किसी परिवर्तन के इमरजेंसी पावर ले लिया आपने, जिसमें फंडामेंटल राइट को, भारत की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के नाम पर, जिसमें आपने मौलिक अधिकारों को लोक व्यवस्था, विदेश नीति, पब्लिक हेल्थ जैसे अनेक कारणों से सीमित करने, स्थगित करने का प्रावधान आपने कर दिया। तो जिस संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट को भी स्थगित करने का प्रावधान आपने एक ऐसे देश में लिया जिस देश को रिपब्लिक कहते हैं, जिस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में यह क्लेम किया जाता है, यह क्लेम नहीं है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो क्या लोकतंत्र में, लोक का तंत्र, पब्लिक के सिस्टम में उसके अधिकारों को सरकारें स्थगित कर सकती हैं? उसके अधिकारों को अखंडता के नाम पे, संप्रभुता के नाम पे, व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे या किसी अन्य कारण के नाम पे आप स्थगित कर सकते हैं? यहां तक हमने सेंट्रलाइज कंट्रोल का प्रावधान किया है अपने संविधान में कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकने के लिए आर्टिकल 358, 359 से मौलिक अधिकारों को स्थगित करने के बाद न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोकने तक का प्रावधान किया है। संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान, माने संसद का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, इस संदर्भ में भी कोई आप कहिए कि बाउंड्री लाइन नहीं है कि जब तक इमरजेंसी देश में कंट्रोल करती है आप संसद का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। स्टेट असेंबली को, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, उसे भंग करने का अधिकार केंद्र को दिया है। यह सब क्या है? संविधान का डिजाइन। स्पष्ट रूप से यह सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का संविधान है। उस देश में आपने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का संविधान डिजाइन किया जिस देश में फेडरल संविधान आप कहते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, जहां संविधान से ही केंद्र की सरकार, संविधान से ही राज्य की सरकार दोनों अधिकार प्राप्त करती है। मतलब संविधान ही राज्यों के अधिकारों का स्रोत है और संविधान ही केंद्र के अधिकारों का स्रोत है। तो जो अधिकार राज्यों को भारत के संविधान ने दिया है उसे स्थगित करने का अधिकार केंद्र सरकार को कैसे? उसे ठीक है कि संसद से पास कराया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, स्टेट असेंबली को भंग करने के बाद जो है आप अनुमति संसद से लेते थे। बाद में तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसने कहा कि यदि स्टेट असेंबली भंग करना है तो पहले आप संसद से राष्ट्रपति शासन को पास कराएं, उसके बाद स्टेट असेंबली भंग कर सकते हैं। तो इतना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यदि होगा तो क्या वैसे देश को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना जा सकता? और दूसरा जो सवाल है कि जो 1935 का एक्ट है जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, ब्रिटिश संसद ने भारत को आजादी देने के लिए एक्ट नहीं बनाया था, भारत के राज्यों को अधिकार देने के लिए नहीं बनाया था कि कैसे भारत को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया था।
और आपने हूबहू वो सारी चीजें भारत के संविधान में शामिल कर लिया। आप सोच के देखिए कि मौलिक अधिकार को इतना महत्वपूर्ण अमेरिकन संविधान मानता है कि किसी भी स्थिति में अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार स्थगित करने का तो सवाल छोड़ दीजिए, अमेरिकन नागरिकों को ऑटोमेटिक जो हथियार रखने का अधिकार है, हथियार रखने का अधिकार है, वह अधिकार वहां का संविधान यह मानता है कि नागरिकों का जो यह अधिकार है वो व्यवस्था के विरुद्ध भी है, सरकार के विरुद्ध भी है, देश की सत्ता के विरुद्ध भी है कि यदि देश की सरकार, देश की व्यवस्था, देश का सिस्टम सिटीजन्स के अधिकारों को सप्रेस करने लगे, सिटीजन्स के अधिकारों के विरुद्ध जाके काम करने लगे और संविधान को डैमेज करने का काम करे, तो नागरिकों को हथियार उठाने का अधिकार है। हमारे देश में हथियार रखने के लिए तो एक पूरी लाइसेंसिंग प्रणाली जो है वो अलग, वो एक विषय है। हथियार रखना तो दूर की बात है, आप हमारे यहां जो मौलिक अधिकार है, जो जीने तक का अधिकार है, उसे भी स्थगित कर दिया जाता था। यह तो 44th अमेंडमेंट से हमने यह व्यवस्था किया कि जीने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो जिस देश का संविधान मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का प्रावधान करता हो, क्या उस देश के संविधान और संस्थाओं के लिए यह जो सवाल है कि संविधान का लीगल फ्रेमवर्क कॉलोनियल कानूनों का हूबहू नकल है, तो यह सवाल बेमानी नहीं है। जहां तक संस्थाओं का सवाल है कि कॉलोनियल संस्थाएं, आर्मी आपने एज इट वैसे ही कर लिया। आज भी आपके आर्मी में जो है जातियों के आधार पे हमारी आर्मी का बटालियन होता है कि ये जाट बटालियन है, ये महार बटालियन है, ये एक्स बटालियन है, ये वाई बटालियन है। माने आर्मी का जो पूरा सिस्टम है वह कॉलोनियल कानूनों पर आधारित है। इसीलिए आप देखिए कि जब भारत में गांधी जी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि गांधी शराब को बहुत बड़ी सामाजिक बुराई मानते थे, और भारत के आजादी के समय जब गुजरात मतलब राज्य नहीं बना था, महाराष्ट्र नहीं बना था, बॉम्बे स्टेट था, तो बॉम्बे राज्य ने और मद्रास राज्य, जिससे तमिलनाडु उसका उत्तराधिकारी राज्य है, उसी से अलग होके जो है आंध्र प्रदेश, उसी से अलग होके केरला, कर्नाटका जैसे राज्य बने, फिर आंध्रा से अलग होके बाद में तेलंगाना बना। तो लगभग आप पूरा वेस्टर्न इंडिया और पूरा कंप्लीट साउथ इंडिया में शराबबंदी को सख्ती के साथ लागू किया गया था, लेकिन आर्मी को इससे छूट दे दी गई थी कि आर्मी के अंदर शराब सर्व करना या आर्मी के लोगों का शराब पीना। तो मतलब उन्हें कॉलोनियल कानूनों का, कॉलोनियल सिस्टम का इतना इन्फ्लुएंस था हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के सिस्टम बैठे लोगों पर, कि हमने आर्मी को छूट दे दिया। पुलिस का जो पूरा सेटअप है वो कॉलोनियल कानूनों पर आधारित है, और वही कारण है कि पुलिस का चेहरा आज तक आम आदमी के लिए डर का मामला है। आम आदमी के लिए पुलिस थानों में जाने से बचने का मामला है कि आम आदमी पुलिस थाने में जाने से बचता है। माने वो पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक तंत्र के संचालन के लिए जिस पुलिस सिस्टम को हमने डेवलप किया, वह सिस्टम आज यदि आपने डेवलप किया होता, आपने कॉलोनियल संस्थाओं को एज इट एडॉप्ट कर लिया। जो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिला कलेक्टर, वो जिला कलेक्टर जो है, जो जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर आप कहते हैं, दोनों पद उसके पास है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप है, जो कैरेक्टर है, वो कॉलोनियल कानूनों पर आधारित है। तो ज्यादातर जब संविधान जो देश के समस्याओं की स्थिति में, देश के इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, आर्मी, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यह तीनों आपका कॉलोनियल संस्थाओं पर आधारित है। देश के संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क कॉलोनियल कानूनों पर आधारित है, सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसे में जो ये सवाल है कि भारतीय संविधान कॉलोनियल कानूनों का डॉक्यूमेंट है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट तो आप कहें या ना कहें, लेकिन उसकी नकल है, और सेंट्रलाइज कंट्रोल के लिए इसे डिजाइन किया गया है। स्टेट को इतना पावरफुल रखना है कि हर परिस्थिति में, अब उसके पीछे एक जो तर्क है संविधान सभा का कि भारत के सुरक्षा को, अखंडता को, संप्रभुता को, मतलब देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखने के नाम पर हमने देश की संस्थाओं को और सरकारों को वह अधिकार दे दिया जो लोकतंत्र के विरुद्ध है, जो
लोकतंत्र की मान्यताओं, लोकतंत्र के विकास के, लोकतंत्र के डिजाइन के विरुद्ध है। इसीलिए यह आरोप अपने आप में गलत नहीं है। थैंक यू।